नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के नेवी जहाजों पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। वहीं अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के पोर्ट्स पर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं माना तो और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट का तनाव और भी ज्यादा चरम पर है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ कनाडा में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। जी हाँ, कनाडा का एक प्रांत है, एक राज्य है एल्बर्टा, जो कि सबसे समृद्ध माना जाता है, सबसे अमीर माना जाता है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो करीब करीब 50 लाख है। लेकिन यहाँ पर अलगाववादी एल्बर्टा को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसके लिए 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर भी करवा लिए गए हैं, जुटा लिए गए हैं। माना जा रहा है अब इस पर वोटिंग अक्टूबर में हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कनाडा से अलग हो पाएगा अल्बर्टा? क्या अल्बर्टा वाकई एक अलग देश बन पाएगा? कनाडा से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग अब हकीकत के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। अल्बर्टा में स्टे फ्री अल्बर्टा समूह ने चुनाव आयोग को 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर सौंपे हैं, जो जनमत संग्रह की कानूनी सीमा से कहीं अधिक हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो इसी साल 19 अक्टूबर को अल्बर्टा की जनता अपनी आजादी के लिए वोट कर सकती है। दरअसल अल्बर्टा के लोग केंद्र सरकार की कार्बन टैक्स और तेल उद्योग विरोधी नीतियों से लंबे समय से नाराज हैं। उनका मानना है कि अल्बर्टा के संसाधनों से पूरा कनाडा पलता है, लेकिन ओटावा में उनकी सुनवाई नहीं होती है। हालांकि प्रीमियर डेनियल स्मिथ इस मांग पर फूंक फूंक करके कदम रख रही हैं। वहीं स्वदेशी समूहों ने इस कदम को अदालत में चुनौती भी दी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अल्बर्टा के संभावित विभाजन की ओर टिकी हैं। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत के दौरे पर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 14 और 15 मई को ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक कूटनीति की दृष्टि से ये बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद अब्बास अरागाची की यह पहली भारत यात्रा होगी। खबरों के मुताबिक ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष को कम करने में एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाए। इससे पहले मार्च में भी अरागाची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के दौरान क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ब्रिक्स जैसे मंचों की अहमियत पर जोर दिया था। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली में होने वाले यह शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान न केवल इजराइल हमास संघर्ष बल्कि द्विपक्षीय संबंध और चाबहार पोर्ट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अरागाची का यह भारत दौरा और ईरान के बीच बढ़ते हुए कूटनीतिक तालमेल का एक बड़ा संकेत है। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ पाकिस्तान। 138 अरब डॉलर के कर्जे से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 50 सालों बाद शराब के एक्सपोर्ट को फिर से शुरू किया जा चुका है। दशकों पहले कानून का हवाला देकर जिस शराब के व्यापार को बैन किया गया था, रोका गया था, अब उसे फिर से शुरू किया गया है ताकि विदेशी मुद्रा को जुटाया जा सके। पाकिस्तान की इकलौती स्थानीय कंपनी मरी ब्रुअरी ने अप्रैल 2026 से ब्रिटेन, जापान और पुर्तगाल जैसे गैर मुस्लिम देशों को बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की सप्लाई शुरू कर दी है। बता दें कि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के शराब की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद में जनरल जियाहुक ने और सख्त कर दिया। लेकिन अब कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा है। देश की हालत यह है कि कमाई से ज्यादा खर्च है और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। यही वजह है कि साल 2025 में सरकार ने चुपचाप निर्यात की अनुमति दी, जिसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। हालांकि यह निर्यात केवल उन देशों के लिए होगा जो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC का हिस्सा नहीं है। और अब बात करेंगे तुर्की की उस मिसाइल की जिसने तुर्की के दोस्तों और दुश्मनों के बीच हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, तुर्की ने पहली बार दुनिया को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई है। तुर्की ने पहली ICBM बनाने का दावा किया है।
इस्तांबुल में साहा 2026 इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो ने तुर्की का नया चेहरा ला दिया है। ये है यिल्दिरिम मिसाइल, रेंज 600 किलोमीटर, तुर्की की पहली ICBM। इरादा, टारगेट, तुर्की की मिसाइल से ज्यादा इसकी ताकत की बात हो रही है, क्योंकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले इस मिसाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और फिर उसे डिलीट भी कर दिया। इस एनिमेशन में मिसाइल भी दिखाई जाती है, उसे लॉन्च होते हुए भी दिखाया जाता है और फिर टारगेट पर धमाके भी दिखाए जाते हैं। लेकिन टारगेट को गौर से देखें तो ये अमेरिका का पूर्वी तट यानी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC के आसपास का इलाका नजर आता है। बस यहीं से लेकर तुर्की के इरादों को लेकर घमासान मच गया है। तुर्की की पहली ICBM यिल्दिरिम, रफ्तार 30,000 किलोमीटर पर आवर, रेंज 6,000 किलोमीटर। सवाल है कि ये घातक मिसाइल दुनिया में कहां-कहां पहुंच सकती है। तुर्की की पहली ICBM यिल्दिरिम 6,000 किलोमीटर। इसमें यूरोप है, अफ्रीका है, पश्चिम एशिया, रूस का बड़ा हिस्सा, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को भी कवर करेगी, लेकिन अमेरिका तक कवर नहीं करेगी, क्योंकि वॉशिंगटन DC तक ये दूरी 8,400 किलोमीटर है। इस मिसाइल में 4 रॉकेट इंजन लगे हैं और ये लिक्विड यानी तरल पदार्थ वाले फ्यूल से चलने वाली मिसाइल होगी। तुर्की की यिल्दिरिम महान मिसाइल 3,000 किलोमीटर का वॉरहेड ले जा पाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तुर्की की ICBM यिल्दिरिम वॉरहेड 3,000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा पाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का इरादा क्या है? तुर्की की इस मिसाइल को किसके खिलाफ बनाया गया है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों ने तुर्की के दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों को अलर्ट कर दिया है। यिल्दिरिम सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि एर्दोगन की खतरनाक महत्वाकांक्षा का भी सबूत है। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन एर्दोगन के इस कदम के बाद नाटो के अंदर ही तुर्की के खिलाफ नए मोर्चे खुल सकते हैं। दुनिया पहले ही यूक्रेन, लेबनान और ईरान को लेकर युद्ध झेल रही है। ऐसे में तुर्की का मिसाइल वाला इरादा बहुत बारूदी नजर आ रहा है। ईरान जंग और रूस यूक्रेन टकराव ने पूरी दुनिया को सतर्क और सजग कर दिया है। अब हर देश ऐसा सिस्टम डेवलप करने में जुटा है जिससे उसका सेल्फ डिफेंस का पूरा मैकेनिज्म मजबूत बन सके। डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों पहलुओं पर लगातार काम किया जा रहा है। भारत समेत अन्य देश एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की ने हाल में ही लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद ये जानना दिलचस्प है कि भारत से दुश्मनी निभाने वाले तुर्की की नई मिसाइल यिल्दिरिम भारत की अग्नि 5 के सामने कहां टिकता है। यिल्दिरिम नाम तुर्की के 2 शब्दों को मिलाकर रखा गया है। यिल्दिरिम का मतलब होता है बिजली या आकाशीय चमक और हान यानी राजा। इस तरह इस मिसाइल का नाम है बिजली की तरह तेज शासक। वाकई इसकी रफ्तार बिजली जैसी ही तेज है। रेंज, भारत क्षमता 6,000 किलोमीटर, गति मैक 9 से मैक 24 तक, इंजन 4 लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन, प्रोपेलेंट नाइट्रोजन टेरोक्साइड, वॉरहेड विस्फोटक क्षमता 3,000 किलोग्राम। यह मिसाइल लिक्विड रॉकेट फ्यूल के इस्तेमाल के कारण दूसरी मिसाइलों से अलग है। इतनी बड़ी विस्फोटक क्षमता इसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। रक्षा मंत्रालय के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने इसी पूरी तरह से विकसित किया है। साहा 2026 प्रदर्शनी में पहली बार लोगों के सामने इसे दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट के बीच में दुनिया भर की नजरें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चीन की प्रस्तावित यात्रा पर है। जी हां, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। ईरान चीन के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। तो क्या इस जंग के बीच में चीन एक सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? रिपोर्ट देखिए। मुस्तबा की ताकत, ट्रंप का सरेंडर। 4 मई यूएई पर हमला कर सीज फायर तोड़ा। 5-6 मई यूएई के अहम बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखे। 5 मई हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हमले किए। 6 मई अमेरिका ने ईरान को एक बनने का प्रस्ताव भेजा। यूएस ईरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर चर्चा। जल्द ईरान इस पर जवाब दे सकता है। इसे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा का फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है।
अभी कुछ पक्का नहीं, लेकिन सबसे बड़ी संभावना के आसार। चर्चा के लिए 14 बिंदुओं का मसौदा तैयार हो चुका है। दरअसल ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है। होर्मुज बंद होने से चीन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। 14-15 मई को ट्रंप का चीन दौरा प्रस्तावित है। दौरे में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा होर्मुज ईरान युद्ध होगा। इससे पहले चीन से अरागची चीन से मदद मांगने पहुंचे। ईरान चाहता है कि नाकाबंदी हटाने के लिए चीन ट्रंप पर दबाव बनाए। अमेरिका के युद्ध को संकट का कारण मान रही दुनिया। ऊर्जा संकट के दौरान मुश्किल भरी हो सकती है ट्रंप की चीन यात्रा। इसलिए ट्रंप ने चीन यात्रा से पहले डील का MOU तैयार किया। संभावना है कि इसकी जानकारी चीन को भी दी गई हो। शायद ट्रंप ने चीन के जरिए ईरान को मनाने की कोशिश की हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ईरानी जहाजों का ब्लॉकेड जारी रहेगा, यानी खर्ग और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर निकलने वाले जहाज आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वहीं जानकारों का मानना है कि करीब 40 दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद ईरान और अमेरिका दोनों इससे निकलना चाहते हैं। युद्ध से निकलने के लिए दोनों की अपनी मजबूरियां हैं। युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। ट्रंप की लोकप्रियता की रेटिंग में कमी आई है। युद्ध को लेकर डेमोक्रेट लगातार उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं। इसे लेकर ट्रंप में घबराहट है और ईरान से वह कोई डील चाहते हैं। दूसरा, चीन दौरे के समय वह खुद को एक विजेता और ताकतवर नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। ईरान में यदि वह फंसे रहेंगे तो चीन के साथ बातचीत में वह बात नहीं आ पाएगी जो वो चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान भी किसी न किसी स्थायी सीज फायर या शांति समझौते पर पहुंचना चाहता है। यूएस के नेवल ब्लॉकेड से उसे भारी नुकसान हो रहा है। तेल और गैस के उसके जहाज होर्मुज से तो निकल जा रहे हैं, लेकिन यूएस का नेवल ब्लॉकेड उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा। रिपोर्टों की माने तो इससे ईरान को करीब $500 मिलियन का नुकसान रोजाना हो रहा है। ईरान के लिए ये राशि बहुत बड़ी है, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है। उसकी कमाई का जरिया ही यही है। ईरान सॉफ्टवेयर जैसी कोई ऐसी चीज नहीं बनाता जिससे उसकी कमाई हो। सरकार चलाने या युद्ध लड़ने के लिए उसे पैसे चाहिए। ऐसे में यूएस का ब्लॉकेड यदि नहीं हटा तो उसका नुकसान बढ़ता जाएगा। यूएस के नेवल ब्लॉकेड से ईरान काफी परेशान है। यह ब्लॉकेड उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी झुंझलाहट और बौखलाहट में उसने यूएई पर हमले किए, नहीं तो यूएई के ऊर्जा संसाधनों पर अभी हमले करने की कोई वजह नहीं थी। यूएस के नेवल ब्लॉकेड का जवाब उसने यूएई पर हमला कर दिया। यूएई ईरान का सबसे आसान शिकार बन गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बना रहा है। लेकिन यह अलग बात है कि ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल करते हैं और खामियाजा यूएई जैसे खाड़ी देशों को भुगतना पड़ता है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पर हमला किया, लेकिन तेहरान ने कतर के रास लफान गैस फील्ड पर हमला कर दिया। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इसके अलावा उसने सऊदी अरब और बहरीन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास समुद्री गतिविधियां देखी जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के नौसैनिक जहाजों की मूवमेंट भी वहां पर नजर आई है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? अब इंतकाम का वक्त आ गया है। हॉर्मुज खुलवाने का वक्त आ गया है। अचानक से अरब सागर में हलचल बढ़ गई है। अब तक हॉर्मुज से दूरी बना रहे अमेरिकी युद्धपोत फिर से हॉर्मुज की तरफ रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दे दिया है, अगर ईरान शर्तों पर माना तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन 29 आरंभ किया जाएगा। सबसे पहले यह समझिए कि ऑपरेशन 29 है क्या। मध्य पूर्व में ट्रंप का ऑपरेशन 29। ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के बाद ईरान की घेरेबंदी शुरू। हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए सीक्रेट मिशन शुरू। ईरान को काबू करने के लिए सैन्य तैनाती बढ़ाई।
ईरान पर अंकुश लगाने के लिए 29 युद्धपोत लगाए। कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और ट्रांसपोर्ट शिप शामिल। इतनी बड़ी तैनाती ईरान के लिए अब तक नहीं की गई थी, लेकिन अब इस तरह की तैनाती से सिग्नल मिल रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जबकि एक ओर ईरान को अमेरिका ने MOU भेजा है, जिसके कुछ घंटों बाद ईरान को चेतावनी देकर अपनी आक्रामक तेवर जाहिर कर दिया। ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। अमेरिका के साथ डील के लिए ईरान बेकरार है। संतोषजनक समझौते पर ही आगे बात होगी। ईरान मुद्दा हमारे कंट्रोल में है। क्या मिट जाएगा ईरान का वजूद? ईरान पर अमेरिका का दावा। विध्वंस लहर 1, 50% ईरान तबाह हुआ। विध्वंस लहर 2, 50% ईरान की तबाही अब। इन सवालों का जवाब ट्रंप की ताजा धमकी में है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने के 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान तमाम शर्तें मान ले या फिर अपनी तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान को समझना होगा कि इस बार अमेरिकी हमलों की तीव्रता निर्णायक होगी, जिससे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अब ईरान को तय करना है कि वो सरेंडर करे या विनाश को स्वीकार करे। खास बात ये कि इस बार इजराइल पहला हमला कर सकता है, जबकि समंदर में अमेरिका ने इतनी तैनाती कर दी है, अगर ईरान ने काउंटर अटैक किया तो ऑपरेशन 29 में शामिल पूरे ईरान को शमशान में बदलने के लिए एक साथ हमला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पूरा 1 साल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई दिग्गज नेताओं ने सेना के शौर्य को नमन किया, और वहीं भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर @ 1 साल। सेना के शौर्य को सलाम। 22 सेकंड का ऑपरेशन, थर-थर कांपा पाकिस्तान। आसमान से जमीन तक बमबारी, ताबूत कब्रों में कैद आतंकी। आज का भारत, ईंट का जवाब पत्थर। 7 मई 2025 की रात, जब भारत ने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, 22 सेकंड की सैन्य कार्रवाई और दुनिया के सामने आज के भारत की ताकत, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है। सेना का हर ऑपरेशन कारगर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिंद के शूरवीरों के आगे नतमस्तक होकर वंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना की बहादुरी और सफलता को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी बहादुरी और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके काम में अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा तालमेल झलकता है, जिससे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को मजबूत करता है। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम बताया। 65% स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। तीनों सेनाओं ने पूरे फ्रीडम के साथ कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश भारती और वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने संयुक्त रूप से कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवादियों और उनके समर्थन ढांचे के खिलाफ भारत के दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। Is not just a slogan, it is indeed a force multiplier. Today, over 65% of our defense equipment is being manufactured domestically. I also want to speak here of our exit strategy and escalation control. In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard
achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were and requested us to stop. The objectives were achieved through a calibrated shot and sharp shock that altered the enemy's risk appetite and disrupted his command and control, without locking India into a long-drawn war or conflict, the ill effects of which we are seeing in ongoing conflicts around the world. This measured approach reflects the maturity of our strategic culture and the professionalism of our armed forces. Finally, the operation placed enormous responsibility on every arm of the state. Intelligence agencies provided the accurate information that is so critical. एयरफोर्स की आधी रात बॉर्डर पार अभियान आतंक के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी, जिसने यह संकेत दिया कि भारत की शांति को दुश्मन कमजोरी समझने की बेवकूफी न करे। To ensure that such incidents are not repeated. आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात। विदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।